तो इस बिल को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। अपराजिता गौतम, प्रेसिडेंट दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विष्णु शर्मा जी, एडवोकेट, हमारे साथ हैं। अनिल अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट हैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। रुचिका राय मदान, एजुकेशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत अपराजिता जी आप ही। बार विष्णु जी आपके पास आते हुए, देखिए जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है ना स्कूल फीस की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलेशन तो लगेगा ही, लेकिन पारदर्शिता की बात यहां पर कही गई है और ये कहा गया कि स्कूलों की मनमानी रुकेगी और पेरेंट्स के पास अधिकार ज्यादा होंगे। आप इस बिल को किस तरीके से देखते हैं? नवजोत जी नमस्कार। मैं आपको अभी रिसेंट का इंसिडेंट बताता हूँ। डीपीएस द्वारिका ने जिस तरीके से बहुत से बच्चों को फीस न देने पे एक्सपेल किया था और उन पेरेंट्स को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि 50% अगर वो फी डिपॉजिट करते हैं देन एंड देयर उनके रिड्रेसल कोर्ट वो सुनेगा स्कूल। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप देखिए कि स्कूल फी अगर कहीं अगर इंक्रीज होती है तो मेरा मानना है कि मैंडेटरी एक प्रायर अप्रूवल एक प्रोविजन होना चाहिए। सेकंड, अगर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात होती है कि जहां पे जो स्कूल फीस की है कि वो हेड्स क्या है, अगर वो 15,000 रुपीज ले रहे हैं तो उनके हेड्स क्या क्या है, उनके बिल्डिंग का क्या है, उनका ट्यूशन फी क्या है, उनका बाकी जो एस्पेक्ट्स है उनको कवर होना चाहिए। सेकंड, जो पेनल्टीज के बारे में कई बार इस तरीके की इरेगुलरिटीज अगर स्कूल करते हैं तो उनमें पेनल्टीज का क्या प्रोविजन है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो इससे खुश नहीं है कि बिल में ये सारी चीजें हैं। एक बेसिक जो चीज है वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अभी जो रिसेंटली 15% बढ़ाया है उस 15% को इनको रेट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए। मैं बात करता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट आप देखिए बहुत टाइम से है, आप सालों से देखिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब से दिल्ली के अंदर कैमरेज लगाए हैं तो आप देखिए कि जो ट्रैफिक चालान है वो कम हुए हैं। लोगों को इवन रेड लाइट पे और प्रॉपरली जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकने का मतलब समझ में आने लगा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका चालान घर पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से इस बिल के अंदर बहुत सारी खामियां हो सकती है, लेकिन अमेंडमेंट के चांसेस बहुत सारे होते हैं। जब भी कभी लगेगा सरकार को कि बहुत सारी चीजें वो अमेंडमेंट कर देंगे, लेकिन एक फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, मुझे लगता है 15% का कैपिंग जो टोटल पेरेंट्स का वो थोड़ा ज्यादा है। इट शुड बी लेस देन दैट। वो 15% को गैदर करना वो मतलब कुछ एक पॉइंटर्स है जिनको लेकर आपत्तियां हो सकती है, उस पर विचार किया जा सकता है। अब अपराजिता जी आपके पास आते हो, आपने तीनों की धन्यवाद कर रही है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स है। विष्णु जी, कितनी गुंजाइश यहाँ पर रहती है? अगर पेरेंट्स इस बात को नहीं मान रहे हैं तो कितनी गुंजाइश उसमें रहती? क्या इसमें अमेंडमेंट की भी कोई गुंजाइश है? हालांकि ऑपोजिशन भी लगातार सड़कों पर है, उसको हम एक अलग तरह से मुद्दा देख ले कि चलिए वो सियासत की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब पेरेंट्स और स्कूल दोनों की बात हो रही है तो पूरी बात आपने सुनी सकती। मुझे लगता है कि ये बिल अनिल देव जी ने जो बोला ना उसकी वजह से आया है, क्योंकि अनिल जी ने जितनी बड़ी बात कही आज नेशनल चैनल पे, मुझे बड़ा दुख है बीइंग ए लीगल प्रोफेशनल कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी बात कही है। वो कहते हैं कि स्कूल बनाने के लिए करोड़ों की जमीन लेनी पड़ती है। बड़े दुख की बात है ये। आपको किसने कहा कि करोड़ों की जमीन आप लेके आप फैक्ट्री लगाइए ना, आप क्यों स्कूल खोल रहे हैं? आप जब सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपने आप को, तो आप करोड़ों की जमीन लेके और करोड़ों का एम्पायर खड़ा करके आप पैसे वसूलने की बात कर रहे हैं। बड़ा दुख है इस बात को लेके, और नेशनल चैनल पे इस तरीके की बात कहना वाकई गलत है। पहला। दूसरी चीज ये है कि ये जो बिल है आप अभी इसको सिर्फ इस वजह से देखिए कि एटलीस्ट फी हाइक को कर्ब करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ये जो मनमाने ढंग से फी बढ़ोतरी होती थी, अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से, डीपीएस अलग कर रहा है, बिरला अलग कर रहा है, अलग अलग स्कूल्स अलग अलग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम ये पहला एक ये जितने भी दिल्ली के हमारे पेरेंट्स अभिभावक हैं ये समझें कि फी कर्बिंग का एक कैप तो निर्धारित हुई। अब आपने पूछा कि अमेंडमेंट्स को लेके, अमेंडमेंट्स के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप दिल्ली सरकार को अपनी राय देंगे तो डेफिनेटली लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स की तो गुंजाइश हमेशा होती है। आप देखिए ये फी को अगर एक डिफिकल्टी इसमें है कि ये जो इन्होंने बोला है कि स्कूल लेवल कमेटी में 5 पेरेंट्स होंगे और वो लॉटरी सिस्टम से आएंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 5 में से 3 या 4 पेरेंट्स ऐसे हो जिनके पास टाइम ही ना हो। पहला।
दूसरे उनके पास उतनी नॉलेज ही ना हो लॉ के लेके और बाकी चीजों को लेके जो लॉ लीगल स्कूल्स के प्रोविजन और उनको समझ सकें। इसमें होना ये चाहिए, अगर दिल्ली सरकार तक मेरी बात पहुंचती है और अगर ये स्कूल एसोसिएशन वाले पहुंचा सकते हैं, वॉलेंटरली जो पेरेंट्स, वॉलेंटरली, द वर्ड इज वॉलेंटरली, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जिनको लीगल की नॉलेज है, अगर वो कहते हैं कि हम ऐसे 100 पेरेंट्स हैं, आप हम में से 5 लोगों का चुनाव कीजिए, हम समय देने के लिए तैयार हैं, हम आपको एडवाइस देंगे, ओपिनियन देंगे और आपके हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, तब मुझे लगता है सेम होना चाहिए। जोनल फी की जो रेगुलेटरी कमेटी है उसमें भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि यदि अगर वहां पेरेंट्स नहीं होंगे तो गलत है। वहां पे आप सबका रखिए। इसी तरीके से स्टेट लेवल की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां 1 या 2 पेरेंट्स जरूर रखिए आप, 5, 4, 2, क्योंकि पता लगे पेरेंट्स को कि ऑफिशियल लेवल पे क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी। और आप इस ओवरऑल बिल को आप ये देखिए कि फी कर्विंग के लिए है तो 15% के क्लॉज के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, एनुअली कम से कम 15%, 20% जो ये बढ़ाते थे, अब कम से कम उस पर तो रोकथाम लगेगी कि 3 साल से अंदर वो लोग फीस को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए। हाँ रुचिका जी, जी अगर उसको करना चाहिए एक तो बार आपके विष्णु माध्यम जी को से इंक्लूड कर लेते हैं। विष्णु जी थोड़ा सा समझाइए, आपने सबकी बातचीत सुनी, अब ये जो बिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराजिता जी की हम बात सुन रहे हैं तो उसमें ये लग रहा है कि पेरेंट्स के राइट्स कम हो रहे हैं या फिर उनको उतने राइट्स नहीं दिए जा रहे। आप इसमें क्या समझते हैं? और रुचिका जी कह रही है कि अगर सब कुछ इस तरीके से हो रहा है, हम लोग स्कूल की तरफ से पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, हम उसको बिल्कुल ओपनली अपनी वेबसाइट्स पर भी डाल रहे हैं, पोर्टल्स पर भी डाल रहे हैं। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है इनके पूरे डिस्कशन के बाद में कि स्कूल फीस को डायरेक्टली ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कर रहे हैं और स्कूल की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उससे कहीं इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात कर रहे हैं एसी की, यही लग रहा था। ये अनिल ये बात कर रहे हैं एसी की, ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, ये बात कर रहे हैं बाकी चीजों की, लेकिन स्कूल के एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उस पे इन लोगों का कहीं दूर दूर तक नहीं है। और अनिल जी की बात पे मैं एक और बात कह दूं कि दिल्ली सरकार या भारत के कहीं भी किसी भी देश के अंदर आप स्कूल खोलते हैं तो सरकार आपको जमीन अलॉट करती है 99 ईयर्स के लीज पे, तभी गवर्नमेंट का आपके पास राइट होगा। आप दिल्ली में प्राइवेट स्कूल देखेंगे तो 5-10 स्कूल के अलावा उन्होंने खुद की जमीन खरीदी होगी, लेकिन रेस्ट जितनी भी स्कूल्स होंगे सारे के सारे गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड पे होंगे। आप क्वालिटी पे बात करिए, आप फीस बढ़ाने पे आप समझिए आप आए सेवा के। स्कूल किसके खोला है आपने? स्कूल खोला है आपने भारत का भविष्य बनाने के लिए, ना कि पैसे कमाने के लिए। आप भारत के भविष्य की तरफ बात करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एसी वैन दे रहा हूं, एसी बस दे रहा हूं, एसी स्कूल दे रहा हूं, एसी लैब दे रहा हूं, एसी क्लासरूम दे रहा हूं। आप एसी के साथ साथ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप 15%, 10%, आप एक बार आप नो प्रॉफिट लोन नो लॉस के कंसेप्ट पे ना स्कूल खोला है तो आप अपना ऑडिट खुद बोलिए ना सरकार को कि हम अपने स्कूल का ऑडिट कराना चाहते हैं। वी आर द फर्स्ट स्कूल इन दिल्ली जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहा है और आपको ऑडिट का प्रोविजन लाने की एक्ट में जरूरत नहीं है। वी आर रेडी। ऐसे स्कूल 100 स्कूल दिल्ली के अब सरकार के आगे आए और कहें कि आपसे एक गलती हुई है कि आपने ऑडिटेड नहीं किया, हम ऑडिट के लिए तैयार हैं, ये हमारा पिछले 5 साल का ये इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये सारा। आप इतनी ईमानदारी तो बरतिए अगर आप देश के भविष्य। ठीक है, आप अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। बोलिए अनिल जी। क्लास कमेंट वक्त की कमी है। विष्णु जी आपके पास आऊंगी, दोनों बातों पर जवाब रख दीजिएगा। एक तो ये कि अगर पेनल्टी लगती क्या उसका बोझ पेरेंट्स पर नहीं होगा? दूसरी बात ये कि फीस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या ये सब पर लागू होगा या फिर ऐसा होगा कि एक पर लगाम लगा दी और दूसरे जरिए से पैसा ले लिया? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास स्कूल के पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जहां से इनकी इनकम आती हो। तो ये बात गारंटी है कि जो अभी अपराजिता जी ने बोला कि जो भी केस का पैसा 1 लाख हो या 10 लाख हो ये लोग पेरेंट्स से ही लेंगे, पहला। दूसरा, ये जो पेनल्टी वाला प्रोविजन है, पेनल्टी वाला प्रोविजन के अंदर तब अच्छा होता जब ये प्रिंसिपल की सैलरी कट करते, टीचर्स की सैलरी कट करते, डायरेक्टर की या जो भी वहां पे हेड है उसकी सैलरी से कट करके अगर ये दिया जाता तब ज्यादा अच्छा होता। और रही बात अनिल जी ने जो बोला, मैं अनिल जी आपसे पूछता हूं कि आपकी एक जिम्मेदारी है, आप कितने 3 करोड़ पब्लिक है उनके बच्चों को देखने की आप
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपने कोई भी एक ऐसा पॉइंट दिया जो स्कूल की एजुकेशन के लिए अच्छा हो। आपने सारी चीजें कही सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेके कि भाई स्कूल की जो फीस है हम मनमाने ढंग से बढ़ाएं। मुझे एक बात बताइए एज ए पेरेंट कि क्यों बढ़ाएं, विष्णु जी, व्हाट प्रोविजन? विष्णु जी, वक्त अभी हमारे पास इतना ही है। जो स्कूल फीस को लेकर लक्ष्मण रेखा खींची है, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। आप सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लक्ष्मण रेखा पेरेंट्स